हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड नीट के सुपरस्टार्स। स्वागत है आपका नीट बाय स्पार्क में। मैं हूं आपका मेंटर नीट बाय स्पार्क। तो टॉपिक ये है कि कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ फोटोसिंथेसिस एज वेल एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम सबसे पहले ये कंफर्म करते हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एंड हमें अच्छी तरह से पता है कि इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा हुआ है, साइक्लिक एज़ वेल एज़ नॉन साइक्लिक। तो आपके सामने मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसका एक लिविंग सिस्टम में हमारी बॉडी के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहो। डेफिनेटली आपको ये पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है वो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। अगर मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करता हूँ अबाउट दिस फोटोसिंथेसिस, ये हमने डिस्कस कर लिया फोटोसिंथेसिस। एंड फोटोसिंथेसिस के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये लोकेशन कहाँ पे होगा? डेफिनेटली दिस लोकेशन इज thylakoid membrane. This is the location called as thylakoid membrane. thylakoid membrane में ये लोकेशन होता है फोटोसिंथेसिस के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। एंड माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में लोकेशन होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। दिस इज कॉल्ड एज ग्रेना। पैकिंग ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ग्रेना। और यहाँ पे हमने दूसरा नाम ले लिया स्ट्रोमा लैमिली। आई होप कि ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होंगी बिकॉज टॉपिक ऑफ टुडे इज कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो स्टूडेंट्स, एज यू सी कि ये एनसीईआरटी का हमारा पिक्चर है, चैप्टर नंबर 11, और ये हमारा इमेज नंबर फिगर नंबर 5 है। यहाँ पे हमने नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात किया है। दिस इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक ईटीएस। ये हो गया हमारा नॉन साइक्लिक ईटीएस। अब अगर इस नॉन साइक्लिक ईटीएस की हम बात करें तो यहाँ पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की बात की हुई है एंड यहाँ पर बात की गई है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम का सिंपल सा मतलब होता है ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स conjugated with proteins and they are present on the thylakoid membrane of chloroplast. कलेक्टिवली इनको हम फोटोसिस्टम कहते हैं। इसके 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, इट इज कॉल्ड एज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और इसी को हम एंटीना या एंटीनी मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीना और एंटीनी मॉलिक्यूल्स। और दूसरा यहाँ पर होता है रिएक्शन सेंटर। दूसरा होता है यहाँ पे रिएक्शन सेंटर। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को एंटीनी मॉलिक्यूल्स एनसीईआरटी कहाँ पर बता रही है, तो यू हैव टू गो टू समरी ऑफ एनसीईआरटी, और वहाँ पर आपको एनसीईआरटी ने इसी चैप्टर के समरी में लिख रखा है कि जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है उसको हम एंटीना या एंटीनी मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। एंड इट हैज 2 कंपोनेंट्स। यहाँ पर भी 2 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड एज पिगमेंट्स। ये हो गए हमारे पिगमेंट्स। और इन पिगमेंट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस में यू कैन सी हियर कि यहाँ पर होता है क्लोरोफिल बी, यहाँ पे होते हैं ज़ैंथोफिल्स, और यहाँ पर होते हैं कैरोटीनॉयड्स। दीज आर कैरोटीनॉयड्स। ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन प्रोटीन्स को, इन पिगमेंट्स को बाउंड करके रखने के लिए यहाँ पर होते हैं प्रोटीन। रिएक्शन सेंटर इज द स्पेशल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। यहाँ पर स्पेशल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए होता है। एंड ये जो स्पेशल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए है इसकी बेसिस पे 2 फोटोसिस्टम्स होंगे।
इट मे बी P680, ये हो सकता है रिएक्शन सेंटर ऑफ P680, एंड इट मे बी P700, ये हो सकता है दो अलग अलग वेवलेंथ ऑफ द लाइट को ऑब्जॉर्ब करने के लिए। दिस इज द पार्ट ऑफ PS2, ये PS2 का फोटो सिस्टम सेकेंड का पार्ट है, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ PS1। हमने देखा कि जो लाइट है, सबसे पहले लाइट आती है हमारे PS2 पे, और यहाँ पे आते हैं फोटॉन्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू एनर्जी फनल होती है। दैट फनल वर्ड इज ऑल्सो रिटन इन समरी ऑफ एनसीईआरटी। अगर आप पेज नंबर 151 पे जाओगे एनसीईआरटी के, तो वहां पर एनसीईआरटी ने अपने समरी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी ने अपने समरी में लिखा हुआ है कि जो एनर्जी डिफरेंट पिगमेंट्स ऑफ द एंटीनी मॉलिक्यूल या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस absorb करते हैं, दे absorb डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ द सनलाइट, और वो उसको फनल कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं रिएक्शन सेंटर को। तो दिस इज द रिएक्शन सेंटर। यहाँ पर बैठा हुआ है हमारा P680, दिस वन इज P680, और इस एनर्जी को अब्जॉर्ब करके वो एक्साइट हो जाता है उसका इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के पास वाले ऑर्बिटल से न्यूक्लियस के सबसे दूर वाले ऑर्बिटल पे जाता है, एंड दिस इज द नेम कॉल्ड एज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसके नाम को कहीं भी एनसीईआरटी ने डिस्कस नहीं किया है, बट मैं आपको बता दूं कि दिस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड एज फियोफाइटिन। तो ये जो हमारा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, ये हो गया हमारा फियोफाइटिन। यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन डाउनहिल मूव करेगा विथ रिस्पेक्ट टू द एनर्जी। लेकिन अगर मैं रेडॉक्स पोटेंशियल या रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करूं, तो उसमें अपहिल मूवमेंट करता है, ऐसा हमारी एनसीईआरटी हमें समझाती है, जो कि आज तक बच्चों को क्लियर नहीं है। टीचर भी उनमें कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं। इफ़ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट कि क्या होता है रेडॉक्स पोटेंशियल, किस तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो मूव कर रहा है, पहले एनर्जी के रिस्पेक्ट में वो अपहिल मूव कर रहा है, फिर एनर्जी के रिस्पेक्ट में वो डाउनहिल मूव कर रहा है, फिर से एनर्जी के रिस्पेक्ट में वो अपहिल मूव कर रहा है, और एनर्जी के रिस्पेक्ट में अल्टीमेटली वो डाउनहिल मूव कर रहा है। लेकिन अगर मैं रेडॉक्स पोटेंशियल की बात करता हूँ, तो रेडॉक्स पोटेंशियल के मूवमेंट में सिर्फ एक ही फंडा क्लियर है कि विथ रिस्पेक्ट टू रेडॉक्स पोटेंशियल ऑलवेज इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फ्रॉम लो टू हाई रेडॉक्स पोटेंशियल होता है, मतलब अपहिल होता है। लो रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है और हाई रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है, इसको जानने के लिए आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। मैं आपको डेफिनेटली समझाने वाला हूँ कि रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के बेसिस पे जेड स्कीम क्या होती है। फिलहाल हमें एनसीईआरटी ने यहाँ पर समझाया है कि जेड स्कीम है ये, इसको हम नॉन साइक्लिक एटीएस भी कहते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो दिस इज द रिएक्शन सेंटर कॉल्ड एज P700। दिस इज रिएक्शन सेंटर कॉल्ड एज P700, और इसका इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट हो रहा है, तो लाइक ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन के पास आ गया, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आ गया, एंड दिस इज कॉल्ड एज आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। दिस इज द आयरन सल्फर प्रोटीन का ये कॉम्प्लेक्स, ये हो गया आयरन सल्फर प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी के रेस्पेक्ट में डाउनहिल मूव करता है, रेडॉक्स पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में अपहिल मूव करता है, और एक प्रोटीन के पास जाता है। दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज फेराडॉक्सिन प्रोटीन, और यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसका नाम होगा FNR। आई होप कि आपको FNR का फुल फॉर्म पता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में FNR का फुल फॉर्म बता सकते हो। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, और यहाँ पर बन जाता है NADPH। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक आउटव्यू हमने देखा। अब हम देखेंगे यहाँ पर साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। दिस इज कॉल्ड ए साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इसके साथ जुड़ा हुआ है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर आप देखोगे कि P700
इज द रिएक्शन सेंटर, मतलब कि ओनली एंड ओनली फोटोसिस्टम 1 यहाँ पर इन्वॉल्व है। एंड दिस इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसी का नाम मैंने अभी अभी आपको बताया है कि दिस इज कॉल्ड एज आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। यहाँ से जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, इट गोज टू फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन उसको साइकिल बैक कर देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और यहाँ से जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर गया था, लौट कर वो अपने ही फोटो सिस्टम में सर्कुलेट कर रहा है, अपने ही रिएक्शन सेंटर को लौट के आ जाता है। इसीलिए इसको हम बोलेंगे साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब हमने यहाँ पर जो ETS को समझा है, दिस इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये दो तरह का होगा। इसको हमने देखा कि नंबर 1 इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक ETS, एंड दिस नॉन साइक्लिक ETS का जो लोकेशन होता है थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन में, इट इज लोकेटेड इनटू द ग्रेना रीजन। दूसरा होता है साइक्लिक ETS, एंड साइक्लिक ETS का जो लोकेशन होगा थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में, वो आप मुझे बताओगे। दिस इज साइक्लिक ETS, और ये जो हमारा साइक्लिक ETS है, इसकी लोकेशन होती है स्ट्रोमा लैमेली। द लोकेशन ऑफ साइक्लिक ETS इज स्ट्रोमा लैमेली। तो दिस इज हाउ हम लोगों ने यहाँ पे दो तरह के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक ओवरव्यू जाना है। डिटेल डिस्कशन हमने इसका नहीं जाना है, जो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। साइक्लिक ETS को मैं थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करना चाहूँगा कि ये जो हमारा साइक्लिक ETS है, दिस इज द साइक्लिक ETS। डायग्राम आपको दिख रहा है, लोकेशन भी आपको हमने बता दी। नाउ दिस वन इज P700। ये रिएक्शन सेंटर हो गया हमारा P700, और इसको सराउंड करके रखेगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इट इज सराउंडेड बाय लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले एनर्जी इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में एंटीना मॉलिक्यूल्स को, पिगमेंट्स को मिलती है, एंड यहाँ पर बैठा है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दैट इज FeS प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स। वंस लाइट रिसीव होती है, यहाँ पर फोटॉन्स आके स्ट्राइक करेंगे। ये रेड लाइट के फोटॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को, रिएक्शन सेंटर का इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइट होगा, और वो न्यूक्लियस के क्लोज वाले ऑर्बिटल से दूर वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा। उसके बाद उसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के रिस्पेक्ट में उसको डाउनहिल पुश कर दिया जाएगा। एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होगी यहाँ पर, जिसका नाम है फेरेडॉक्सिन। एंड इस फेरेडॉक्सिन के साथ यूजली अटैच होता था कौन? FNR, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपसे पूछा है, बट दिस टाइम दिस FNR इज नॉट अटैच्ड विद दिस फेरेडॉक्सिन। अब क्या होगा कि यहाँ पर हमारा बैठा हुआ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कॉम्प्लेक्स, और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसमें क्या होगा? इसमें क्यूनोन की साइकिल चलेगी। जो क्यूनोन होता है वो आपको ऑलरेडी मैंने समझा दिया है कि क्यूनोन विल टर्न्स इनटू हाइड्रोप्लास्टोक्यूनोन, या वो रिड्यूस होगा, एंड देयर विल बी द साइटोक्रोम्स। यहाँ पर दो साइटोक्रोम्स होंगे। यहाँ पर साइटोक्रोम्स के नाम पे साइटोक्रोम B6 होगा एंड साइटोक्रोम F होगा। ये दो साइटोक्रोम्स का कॉम्प्लेक्स है, जिसको हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोला। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर से साइकिल कर दिया जाएगा दिस कॉपर कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास, जिसका नाम प्लास्टोसाइनिन है, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन लौट के आ जाएगा। तो दिस इज द पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और अपने फोटो सिस्टम के अंदर ही रन करेगा, लौट के अपने ही रिएक्शन सेंटर को आ जाएगा, एंड दैट इज वाई इसको हम बोलेंगे साइक्लिक ETS। इस साइक्लिक ETS में हमें NCERT ने यहाँ दिखा रखा है कि देयर विल बी द सिंथेसिस ऑफ ATP। ये ले लिया NCERT ने। ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हो गया ये,
एंड इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू एटीपी। लेकिन ये सिंथेसिस कैसे होगी, इसके लिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। विदाउट केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ये सिंथेसिस नहीं हो सकती। तो इसके लिए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में एंटर करने वाले हैं। यहाँ पर हमारा पर्पस था कि हम लोग साइक्लिक ईटीएस को पढ़े। द मोस्ट प्रोबेबल लोकेशन ऑफ द साइक्लिक ईटीएस इज द स्ट्रोमा लैमिली, जैसा हमें एनसीईआरटी ने बता रखा है। और एनसीईआरटी ने बोला है कि व्हेन लाइट मोर देन 680 नैनोमीटर इज अवेलेबल, तब जाके वहाँ पर रन करती है साइक्लिक ईटीएस। तो साइक्लिक ईटीएस दोनों जगह पे रन कर सकती है, ग्रेना रीजन में भी रन कर सकती है और स्ट्रोमा रीजन में भी स्ट्रोमा लैमेली रीजन में भी रन कर सकती है। इसको रन करने की जो कंडीशन है वो मैंने आपको बता दिया। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब हम ये जानेंगे कि फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, और यहाँ पे केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के थ्रू किस तरह से हम फॉस्फोराइलेशन को समझ सकते हैं कि क्या होता है फॉस्फोराइलेशन।